हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज की मेरी वीडियो उसमें आपका टॉपिक होने वाला है प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉनिकल रूल्स, यानी कि अंग्रेजी शासन के काल में जो शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो अलग अलग बुक्स में आप देखोगे कि इसमें क्या है कि अलग अलग रिपोर्ट्स वगैरह ऐड की गई हो। तो आज मैं आपको संक्षेप में, यानी कि एक कह सकते हो कि आपको शॉर्ट में सारी रिपोर्ट्स को कराने वाली हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी एक न्यूज़ है इस वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो को ज़रूर तक देखें ताकि आपने वो मिस्टेक ना की हो कहीं अपनी वीडियोज़ में जो मैंने की थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉनिकल रूल्स में, तो इसमें सबसे पहले क्या था कि जब 1600 ईडी में, यानी जो 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो रानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, जो रोमन कैथोलिक पंथ थे उनको पूरी तरह से छूट दे दी थी कि वो अपना व्यापार भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर कर सकते हैं और अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो उनका मुख्य कार्य यही था कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना भारत के अंदर, उस भारत की जो जनता है उनको अपने धर्म के बारे में बताना और उसको अपनाने के लिए बोलना। तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। उनमें सबसे पहले आता है उनका एक चार्टर है 1793 का चार्टर, जिसको हम आज्ञा पत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें इसको विलियम विल्बी फोर्स ने दिया था और ये किसके किससे प्रभावित होके दिया था कि ब्रिटिश के जो संसद के जो सदस्य थे चार्ल्स ग्रांट, उनके जो व्यक्तित्व से उनसे प्रभावित होकर उन्होंने इस आज्ञा पत्र को दिया था। इस आज्ञा पत्र में उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश संसद है उसका एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो यह है कि जो भारत के भारत के अंदर क्या है कि अपने जो ब्रिटिश के हितों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए उन्हें क्या है कि उचित और विवेकशील साधनों का प्रयोग करना चाहिए। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कि उनके लिए ये अवश्य ऐसे साधन होने चाहिए कि जो भारतीयों के ज्ञान को, धर्म को, जो नैतिकता के स्तर को बढ़ा सके। तो एक और सदस्य थे जो ब्रिटिश संसद के थे, रेंडल जैक्सन। उन्होंने कहा था कि हमने अपने उपनिवेश खो दिए हैं अमेरिका में इसी प्रकार की शिक्षा देके, तो यहाँ पे हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो हाउस ऑफ कॉमन था उसने इस चार्टर को, यानी आज्ञा पत्र को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद आया था 1813 में। जो ये चार्टर थे, जो आज्ञा पत्र थे, वे हर 20 साल में बदले जाने थे। उसके बाद ये 1813 में आया। तो 1813 में क्या था कि जब वो पहला आज्ञा पत्र उसको रिजेक्ट कर दिया गया था हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा, तो जो मशीनकारी थे, यानी कि जो रोमन कैथोलिक पंथ थे, वो उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा। तो उन्होंने उसमें चेंजिंग करते हुए कहा कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि को प्रत्येक वर्ष लगा रखा जाएगा, क्योंकि जो भारत के विद्यमान है और मूल निवासी उनके साहित्य को पुनर्जीवित करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस जो रुपए को हम अलग से रखने वाले हैं उसमें खर्च किया जाएगा। और ऐसे स्थान पर खर्च किया जाएगा जहाँ पे क्या है कि नए स्कूल भी बनवाए जा सकें, जहाँ जिस क्षेत्र में स्कूल नहीं है। उसके बाद में तो जो ये चार्टर था ये जो हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद में आया था 1833 का चार्टर, यानी कि 20 साल बाद। जो 20 साल बाद 1833 का जो चार्टर आया था उसमें 3 पॉइंट्स को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसमें क्या था कि 1813 का जो चार्टर था वो स्वीकार करने के बावजूद भी 1833 तक उसमें कोई कार्य नहीं हुए थे। तो उसके बाद जो 1833 का जो चार्टर, यानी कि आज्ञा पत्र है, उसको दिया गया। इसमें क्या था कि जो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, जो रोमन कैथोलिक पंथ थे, यानी कि मशीनरी थे, उनको भारत में अपने धर्म को प्रचार करने के लिए पूरी स्वतंत्रता, यानी कि छूट मिल गई थी। उसके बाद ये था कि जो बंगाल का राज्यपाल था उसको अन्य प्रांत के जो राज्यपाल हैं उनसे वरिष्ठ बताया गया। और उसके बाद ये था कि जब गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्यों को और जोड़ दिया गया, जिसको विधि सदस्य के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद आता है कि लॉर्ड मकाले मिनट्स। इसमें ये जो लॉर्ड मकाले मिनट्स का था, ये क्यों आया था, जो आज्ञा पत्र था, ये इसलिए आया था कि जब 1813 में जब उस आज्ञा पत्र को स्वीकार कर लिया गया था, उसके बाद में इस बात का बहुत ज़्यादा विवाद उठा था कि जो भारत में शिक्षा है उसका माध्यम क्या रखा जाए, हिंदी रखा जाए या अंग्रेजी रखा जाए। तो उस वक्त में क्या था कि जो लॉर्ड मकाले थे उनसे ये राय मांगी गई कि वो अपनी राय प्रस्तुत करें इसके बारे में कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम है वो कैसा रखा जाए। तो उन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजी शासन का को
महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो इसमें एक मतलब प्राच्य प्रीति विवाद के नाम से जाना गया था इस विवाद को, कि जो शिक्षा का माध्यम है उसे किस भाषा में रखा जाए। तो लॉर्ड मैकाले की जो विशेषताएं थी इसके लिए, तो वो क्या थी कि सबसे पहले थी कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होगी, जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भारतीयों की जो भाषा है वो अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण नहीं है अपने आप में, और अस्पष्ट है, यानी कि स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तर्क भी दिए थे, जिनको मैंने आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो अंग्रेजी क्या है कि शासक वर्ग की भाषा है, अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की कुंजी है और नवचेतना वाली लाने की क्षमता रखती है अंग्रेजी, और जो भारतीय थे उनकी अंग्रेजों में रुचि हुई थी। तो इन्होंने अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, जिसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसका भी समर्थन किया था। इस समर्थन में यही था कि जो भारत में एक ऐसे समुदाय का निर्माण करना था कि जो रंग रूप से तो भारतीय हों, लेकिन उनके अंदर का जो खून है वो भी भारतीय हो, लेकिन वो अपने विचारों से, अपनी अभिव्यक्ति से वो कैसे हों कि वो अंग्रेजी हों। तो ये उनका सबसे बड़ा ये कार्य था कि उन्हें अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का समर्थन किया था। अब क्या था कि जब 1833 के बाद, यानी कि 20 साल बाद फिर से शिक्षा में परिवर्तन होना था, यानी कि दूसरा आज्ञा पत्र आना था, जो 1853 में आया था, जिसको हम बुडापेस्ट के घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले क्या था कि एक एडम रिपोर्ट थी जो एडम ने प्रस्तुत की थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया। इसमें क्या था कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1835 में बंगाल और बिहार में जो शिक्षा थी उसकी स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए और सुधारों का सुझाव देने के लिए एडम की नियुक्ति की थी। तो इसीलिए इसको एडम रिपोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो एडम ने क्या था कि 3 रिपोर्ट सौंपी थी 1838 तक अपनी, ठीक है। उन्होंने जो फर्स्ट रिपोर्ट सौंपी थी, उनका जो विषय था कि जो पहले वाली रिपोर्ट्स हैं उनका यानी कि उनका निरीक्षण करना या पाचन करना, और जो दूसरी और तीसरी रिपोर्ट थी उनके द्वारा जो सर्वेक्षण किए गए हैं उन पर आधारित थी। उन्होंने सेकंड रिपोर्ट में क्या किया था कि जो नटारलॉर्क में प्रचलित शिक्षा प्रणाली थी उसकी पूरी तरह से जांच की थी, और उसके बारे में अपने सुझाव भी दिए थे। और जो थर्ड रिपोर्ट थी उसमें बंगाल और बिहार के जो 5 जिले शामिल थे, और स्वदेशी सुधार के लिए उनमें सिफारिश शामिल थी। अगर आप एडम रिपोर्ट्स को संक्षेप में करना चाहते हैं तो मैं कुछ क्लिप्स इसमें ऐड कर दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम जब प्रोमिनेंट कैरेक्टर देखते हैं तो अलग अलग बुक में अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग घोषणा पत्र दिए हुए हैं। तो आपको इस जो वीडियो में सारे घोषणा पत्र एक साथ मिल जाएंगे, तो आप आसानी से इनमें से देख के कर सकते हो, और जो बिल्कुल शॉर्ट में है, आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो आता है बुडापेस्ट का घोषणा पत्र, जो था 1853 में, यानी कि जो 1833 की जो हमारा आज्ञा पत्र था उसके बाद चेंजिंग होनी थी 20 साल बाद, यानी कि 1853 में आया था। तो नई शिक्षा नीति आनी थी 1853 में। तो इसलिए जो एक संसदीय समिति ने भारतीय शिक्षा की जो प्रगति का मूल्यांकन किया, और इस समिति ने भारतीय शिक्षा की प्रगति के लिए, मतलब भारत में जो शिक्षा है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उन्होंने ऐसा कहा था कि, और उन्होंने सर चार्ल्स वुड के नाम से एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, ताकि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग, थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि भारत के हिसाब से चेंजिंग की जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या था कि सबसे पहले ये था कि जो बुडापेस्ट है, ये चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं उनका जो नैतिक गुण है उनमें उनका विकास हो, यानी कि नैतिकता का विकास हो, ताकि वो क्या कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शिक्षित और विश्वसनीय तथा योग्य कर्मचारी प्रदान कर सके, और भारतीय लोगों को यूरोपीय लोगों को की रचनाओं से परिचित करा सके, और इंग्लैंड को उन बड़ी और तथा सुनिश्चित वस्तुओं की पूर्ति करा सकें जो वहाँ के उद्योगों से के लिए आवश्यक है। और इसमें एक और भी था कि जो भारत के लोग हैं वो क्या है कि जन्म से उनके अंदर एक अभिलाषा होती है कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के, यानी कि भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। तो उनको क्या था कि जो भौतिक सुख थे, यानी कि जो पाश्चात्यवाद से लिंक रखते थे, संबंधित थे, उनका ज्ञान कराना। तो ये था कि बुडापेस्ट का घोषणा पत्र, और इन्होंने अपने कुछ सुझाव भी दिए थे, तो देखते हैं। तो इनका सुझाव था कि फर्स्ट था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और तथा बोलचाल की भाषा, यानी कि जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसको भी साथ लेकर चलना है। यानी कि जो शिक्षा का माध्यम है अंग्रेजी उनके लिए होना चाहिए जिनको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, लेकिन जिनको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान नहीं है तो ये उनके लिए घातक हो सकती है। तो ये था कि जो अंग्रेजी का माध्यम है ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए जिनको अंग्रेजी को अच्छा ज्ञान है।
ठीक है। और उसके बाद है कि अनुदान प्रणाली में था क्या था कि उन्होंने ये महसूस किया था कि जो सरकार है वो सीमित वित्तीय साधन के कारण अकेले मतलब पूरे उत्तरदायित्व को उठाने में सक्षम नहीं है। जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो सरकार अकेले नहीं उठा सकते थे, इसलिए जो डिफेंस ने अनुदान प्रणाली प्रारंभ करने का सुझाव दिया था कि अनुदान प्रणाली के लिए कुछ शर्तों को भी रखा गया था। डिस्पैच के अनुसार जो वित्तीय सहायता केवल उन धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए प्रदान की जाएगी जहाँ पर क्या है कि अनुदान ऐसी संस्थाओं को दिया जाएगा जो मतलब भली प्रकार से स्थानीय प्रबंध रखती हो, जो समय समय पर सरकार को निरीक्षण के लिए तैयार हो और जो शुल्क लगाती हो चाहे वो कितना ही कम क्यों न हो। उसके बाद ये था कि स्त्री शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत जोर दिया था, ताकि इन्होंने कहा था कि जो स्त्री है उसके बिना जो समाज की कह सकते हैं कि समाज का जो विकास है वो पूर्ण नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी कि शैक्षिक सीढ़ी स्त्री शिक्षा के बिना अपूर्ण होती है। डिस्पैच के अनुसार क्या था कि जो स्त्री शिक्षा किसी भी देश के लिए आवश्यक कारक है, क्योंकि इसके बिना जन शिक्षा को क्षति पहुंचती है। फिर आती है धार्मिक तटस्थता, यानी कि जो विद्यालय जहाँ पर शिक्षा दी जानी है वहाँ पर किसी भी धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जानी है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये था कि धार्मिक तटस्थता। उसके बाद है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि जो शिक्षा है उसमें क्या है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी शामिल करना चाहिए, कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जो विद्यार्थी उस शिक्षा को ग्रहण करने वाले हैं कि आगे भविष्य में जाकर अपना कोई व्यवसाय उसके द्वारा कर सके। उसके बाद है कि जन शिक्षा का प्रचार, जो जन शिक्षा का प्रचार था यानी कि जन जन तक प्रत्येक नागरिक तक शिक्षा को पहुंचाना, उसको प्रत्येक नागरिक तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो डिपेस ने कहा था कि जो स्कूलों की जो संख्या है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, और जो होनहार बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि छात्रवृत्ति का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि उच्च योग्यता वाले लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देना, यानी कि उच्च योग्यता वाले लोगों के लिए ये था कि जो अकादमिक तौर पर उच्च योग्यता वाले जो लोग हैं उनको पहले नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाए। अतः यह कहा जा सकता है कि जो बुडापेस्ट थे उन्होंने भारतीय शिक्षा के निर्माण में एक मील का पत्थर था। इसके माध्यम से जो शिक्षा के ढांचे का जो सकारात्मक परिवर्तन हुए थे और शिक्षा में पर्याप्त सुधार भी लाए गए थे। तो ये था कि हमारा बुडापेस्ट का घोषणा पत्र था, यानी कि बुडापेस्ट की जो शिक्षा नीति थी उसका ये था। तो उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हंटर कमीशन। और के लिए भी एक न्यूज़ है कि अगर आप भी अपने चैनल में काइनमास्टर का प्रयोग करके वीडियो एडिट करके डालते हो, तो वहाँ पे क्या है कि जो वीडियो पर वाटर मार्क आता है तो आपको उस वाटर मार्क को रिमूव करना है, क्योंकि अगर आपका चैनल सब्सक्राइब भी हो जाता है तो आपके जो चैनल से जो कमाई होने वाली तो आदि जो काइनमास्टर ऐप है उसके पास जाएगी। ठीक है, अगर आपने वाटर मार्क रिमूव नहीं किया तो आप अपने चैनल से वाटर मार्क को रिमूव कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि कैसे वाटर मार्क रिमूव करना है तो मुझे कॉमेंट करके बताएँ। और जो मेरे चैनल से एजुकेशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे कॉमेंट करके बताएँ कि आपको किस किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।